बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माशाल्लाह अपने अपने घरों में अपने अपने वालिदैन के साथ बैठे हुए होंगे आप और इफ्तारी की तैयारी चल रही होगी। आज जो है पप्पू ख़ुद इफ्तारी बनाएगा, अपने घर में बैठ के खुशियों के साथ रहें। कोशिश करेंगे कि आपको सारे लेक्चर्स जो है यूट्यूब पे अवेलेबल टाइमली होते रहें। रमज़ान के दिनों में जहन में रखिएगा, तकरीबन कोई 5-6 बजे के करीब आपको लेक्चर अवेलेबल हुआ करेगा, लेकिन ये सिर्फ रमज़ान के आखिरी 3-4 दिन हैं। इंशाल्लाह उसके बाद जो है तरतीब पे आ जाएगी लाइफ, अल्लाह ने चाहा तो। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हम कर रहे हैं। कल मैंने फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात की थी और आपको फाइनेंशियल लायबिलिटी में OCI मॉडल करवाया था। कल मैंने आपको फाइनेंशियल लायबिलिटी में अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल करवाया था। आज मैं बात को लेके जाने लगा हूँ फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे, और ये इर्रिवोकेबल जो है मॉडल होगा। ठीक है, इर्रिवोकेबल मॉडल का मतलब वंस यू मूव टुवर्ड्स दिस मॉडल, फिर आप इसे रिवर्स बैक नहीं कर सकते। 2 रीज़न्स होंगी इसको अप्लाई करने की। या तो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग होगा, आप ख़रीद रहे हैं और बेच रहे हैं और डेट मार्केट में जाकर इसकी ट्रेड कर रहे हैं। और कल मैंने कहा था मैं बताऊंगा टू रिड्यूस अकाउंटिंग मिसमैच क्या है, गौर से सुन लीजिएगा। आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स भी होते हैं, आपके पास फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ भी होती हैं। अब फाइनेंशियल एसेट्स पर अगर आपने P&L मॉडल लगाया हुआ है, तो जब वो बैलेंस शीट में जाएंगे फाइनेंशियल एसेट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट समझ लें, डेट इन्वेस्टमेंट समझ लें, और कहीं वहाँ P&L मॉडल लगा हुआ है डेट सिक्योरिटीज़ पर, P&L मॉडल लगा हुआ है फाइनेंशियल एसेट पर, और अगर आप कहीं फाइनेंशियल लायबिलिटी में अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल लगा देंगे तो होगा क्या, फाइनेंशियल एसेट P&L मॉडल पे होंगे और फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल पे होगी। अब आपका IFRS 9 कहता है कि ये अकाउंटिंग मिसमैच है कि फाइनेंशियल एसेट जो है वो P&L पे है, फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है वो अमोर्टाइज कॉस्ट पे है। तो अगर ऐसी ज़रूरत पड़े तो आप अपने फाइनेंशियल लायबिलिटी को भी P&L मॉडल पे ले जाएं। ऑल्दो आपने उसे ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं रखा, आपने उसको होल्ड करना है टिल मैच्योरिटी, लेकिन रीज़न ये है कि आपके एसेट्स जो हैं वो P&L मॉडल पे पड़े हुए हैं फाइनेंशियल एसेट, तो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी को भी P&L मॉडल पे लेके जाना IFRS 9 की इस पे परमिशन है। ठीक है बच्चों। फिर मैंने आपको अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल करवाया था। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर में आपको सारी बात समझ में आ गई होगी अल्लाह के फजल से। ये सारी स्लाइड्स करने के बाद मैं आपको लेकर गया था 2 क्वेश्चंस पर। सारा का क्वेश्चन हमने किया था। इसके बाद आ जाएं P&L मॉडल पर। उसी तरीके से सारी इसकी स्लाइड्स मौजूद हैं, एक दफ़ा गो थ्रू करें कि आज की स्लाइड में सर ने क्या क्या चीज़ें शो की हैं, फिर चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। जी भाई, इसके बाद आ जाए रिकग्निशन क्राइटेरिया, एंटिटी बिकम्स पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, कंडीशन टू यूज़ मॉडल वही है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, टू रिड्यूस अकाउंटिंग मिसमैच। इनिशियल मेजरमेंट हमने कहा था लोन प्रोसीड्स पर करेंगे। P&L मॉडल किस पे करेंगे, लोन प्रोसीड्स। और लोन प्रोसीड्स क्या होती है, प्रीमियम ऐड हो जाता है और डिस्काउंट लेस हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट का फिर वही रूल है कि एक्सपेंस आउट होगी। क्या होगी, एक्सपेंस आउट होगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस कूपन रेट पर होगा, और यहाँ जो गया वही खर्चा। उधर क्या रूल था, जो आया वही कमाया। यहाँ क्या रूल होगा, जो गया वही खर्चा, और किस पे होगा, कूपन रेट पर। और कूपन रेट किस पे लगता है, फेस वैल्यू पर। और एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल जी नहीं बनेगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। डिस्पोजल सिलेबस में नहीं है, डिस्क्लोजर भी सिलेबस में नहीं है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे आ जाए, या फेयर वैल्यू अप आएगी या फेयर वैल्यू डाउन जाएगी। नाम बता रहा है फेयर वैल्यू मॉडल थ्रू P&L, इसका मतलब गेन लॉस P&L में जाएगा। अब रूल क्या होगा, फेयर वैल्यू, बहुत ध्यान से यहाँ एक कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ, फेयर वैल्यू अप होगी, फेयर वैल्यू डाउन होगी। अब यहाँ एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। यहाँ उल्टा सोचना, उधर एसेट की फेयर वैल्यू अप होती थी
तो गुड न्यूज़ थी। यहाँ लायबिलिटी की फेयर वैल्यू अप होगी तो गुड न्यूज़ नहीं है, बैड न्यूज़ है। यहाँ फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डाउन होगी तो गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि लायबिलिटी डाउन हो जाए तो गुड न्यूज़, लायबिलिटी अप हो जाए तो बैड न्यूज़। अब मेरे दोस्तों, लायबिलिटी का डाउन होना, इसकी दो रीजंस हो सकती हैं, और लायबिलिटी का अप होना, इसकी भी दो रीज़न हो सकती हैं। भोले भाई ध्यान से सुनना है क्योंकि आप पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब कभी लायबिलिटी की फेयर वैल्यू अप होगी, जब कभी लायबिलिटी की फेयर वैल्यू अप होगी, यानी आपने जो डिबेंचर इशू किए हुए हैं उसकी मार्केट में वैल्यू अप हो रही, तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म गुड न्यूज़ है और शॉर्ट टर्म बैड न्यूज़ है। बात को समझे? आपकी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हुई है, मार्केट में आपकी कंपनी की वर्थ है, आपके इशू वाले डिबेंचर मार्केट में हाई वैल्यू पर ट्रेड हो रहे हैं। ये फॉर द टाइम बिंग आपके लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। फॉर द टाइम अच्छी न्यूज़ क्यों नहीं है? क्योंकि आपको तो लॉस होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। जैसे यहां पर देखिएगा, अब यहां पर अगर फेयर वैल्यू अप हुई, फेयर वैल्यू अप हुई तो दो रीजंस होंगी, एक इंटरनल रीजन और एक एक्सटर्नल रीजन। एक इंटरनल रीजन और एक, होना क्या है फेयर वैल्यू के अप होने पर? लॉस होना है। अगर उस लॉस के होने की रीजन आपकी अपनी क्रेडिट रेटिंग है मार्केट में, तो वो लॉस कहां जाएगा? OCI में। और अगर वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है तो वो लॉस कहां जाएगा? PNL में। सोचना उल्टा है, बात को समझे, सोचना उल्टा है। फेयर वैल्यू अप हो रही, आपकी क्रेडिट रेटिंग अप हो रही। अब दुनिया का यार क्रेडिट रेटिंग अप हो रही है तो नुकसान क्यों हो रहा है? और भाई क्रेडिट रेटिंग अप हो रही तो डिबेंचर की वैल्यू बढ़ रही है, आपकी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है। यह आमतौर पर अच्छी कंपनीज के साथ रूटीन में होता है। यहां देखिएगा, यहां पाकिस्तान की एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। फेयर वैल्यू क्या होगी? डाउन होगी। फेयर वैल्यू क्या होगी? डाउन होगी। अब जब फेयर वैल्यू डाउन होगी, ये एंट्री मैंने कर दी, आगे करूंगा भी, इस एंट्री को पास करूंगा, तो क्या होगा? गेन होगा। अब लायबिलिटी का कम होना गुड न्यूज है। अब सोचे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए और सऊदीया वालों से माफ़ी करवाए, आधी लायबिलिटी माफ़ करवाए, तो लायबिलिटी क्या हुई? डाउन हुई। पाकिस्तान को क्या हुआ? गेन हुआ। क्या अच्छी रिप्यूट गई मार्केट में? बैड रिप्यूट गई है। बैड रिप्यूट पे आपने गेन कमाया है। लॉन्ग टर्म में आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो गई, शॉर्ट टर्म में आपको गेन मिल गया, कर लें एंजॉय। अगली दफा जब 5 साल के बाद सऊदीया के पास जाएंगे और कहेंगे लोन दो, तो वो क्या कहेंगे? याद नहीं है पिछली दफा तुमने माफ करवाया था? अब यहां पर ढोल धमाके हो रहे हो जी, गेन हो गया, सऊदीया ने माफ कर दिया लोन, सऊदीया ने लोन माफ कर दिया, चाइना ने लोन माफ कर दिया, UAE ने लोन माफ कर दिया, तो शॉर्ट टर्म में तो गेन आ रहा है, लायबिलिटी कम हो गई, लेकिन फ्यूचर में क्रेडिट रेटिंग खराब हो गई। अब इस गेन के भी दो हिस्से करेंगे। एंट्री क्या होगी? फाइनेंशियल लायबिलिटी कम होकर डेबिट हो जाएगी, PNL और OCI क्रेडिट हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों, अगर इसकी रीज़न इंटरनल फैक्टर है तो ये कहाँ जाएगा? OCI में। और अगर इसकी रीज़न एक्सटर्नल फैक्टर है तो वो कहाँ जाएगा? PNL में। तो लॉस हो या गेन हो, इंटरनल फैक्टर की वजह से हो रहा है तो OCI, और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रहा है तो PNL। इस पे सिर्फ इतना याद रखना आपका काम है। इंटरनल रीजन की वजह से हो रहा है तो OCI, एक्सटर्नल रीजन की वजह से हो रहा है तो PNL, और लायबिलिटी अप हो रही है तो लॉस है, डाउन हो रही है तो गेन है। एंट्री मैंने बता दी। इधर एंट्री होगी PNL और OCI डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, और इधर क्या होगा? फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, PNL और OCI क्रेडिट। अब इस स्लाइड को हम सामने रखेंगे और अब आगे पढ़ेंगे। क्रेडिट रिस्क मैंने आपको बता दिया, पे करने की कैपेसिटी।
क्रेडिट रिस्क क्या है? पे करने की कैपेसिटी। पढ़े, क्रेडिट रिस्क इज द रिस्क दैट वन पार्टी टू अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विल कॉज अ फाइनेंशियल लॉस फॉर द अदर पार्टी बाय फेलिंग टू डिस्चार्ज एन ऑब्लिगेशन। अब क्रेडिट रिस्क दो है, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। अब इस एग्जाम्पल को आप गो थ्रू कीजिए, फिर हम इसको आगे लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। जी बच्चों, अहमद एंड कंपनी इशूड 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹10 लाख ऑन 1/1/19। डिवेंचर इशू किए हैं, क्वेश्चन साइलेंट है तो पार पर इशू किए। डिवेंचर इशू किए हैं तो अहमद एंड कंपनी की पॉकेट में 1/1/19 को क्या आया होगा? कैश आया होगा। एंट्री पास करेगा अहमद बैंक डेबिट और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। बैंक डेबिट और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट कितने से? 2 लाख रुपए से। डिवेंचर्स आर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो पीएनएल मॉडल लगेगा, ठीक है। कहा भी है प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज अकॉर्डिंग टू द मॉडल। कौन सा मॉडल? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 10,000 की इनकर की है। पीएनएल मॉडल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहाँ जाएंगी? एक्सपेंस आउट होंगी। एंट्री क्या होगी? ट्रांजैक्शन एक्सपेंस डेबिट और बैंक हो गया क्रेडिट। कितने से? 10,000 जी, 10,000 से। इसके बाद बच्चों मूव करते रहेंगे तो क्या आएगा? 31/12/19 फेयर वैल्यू मॉडल है तो ये फेयर वैल्यू लगी हुई है। कहता है गेन लॉस ड्यू टू ओन क्रेडिट रेटिंग और ओन क्रेडिट रेटिंग का गेन लॉस कहाँ जाएगा? OCI में। अपना ओन क्रेडिट रेटिंग का जो भी इफेक्ट होगा वो कहाँ जाएगा? OCI में। और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे वो बैलेंसिंग फिगर होगी। वो क्या होगी? अब इधर आ जाइए, फाइनेंशियल लायबिलिटी का फॉर्मेट बनाते हैं। ये इसकी डेबिट साइड है, इसका लेजर बनाने लगा हूँ। ये इसकी क्रेडिट साइड है। 1/1/19 को इशू किया तो क्या डेबिट हुआ? बैंक डेबिट हुआ। फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट हुई। कितने से? 2 लाख से। फिर बच्चों 31/12/19 को फेयर वैल्यू कहाँ चली गई? बैलेंस CD लिखवाएं। 50,000 पे चली गई। अच्छा जी, क्या कह रहा है? पॉजिटिव गेन है, नेगेटिव लॉस है। OCI में कितना गेन जाएगा? 40,000 गेन OCI में जाएगा तो OCI क्रेडिट होगी। OCI क्रेडिट होगा तो फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट होगी। एंट्री होगी फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट OCI क्रेडिट कितने से? 40,000 से। अब देख लें कौन सी साइड शॉर्ट है? डेबिट शॉर्ट है। कितनी? 1,10,000। अब ये जो 1,10,000 है ये कहाँ जाएगा? फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट PNL क्रेडिट। ये क्या है? फेयर वैल्यू गेन है, बल्कि फेयर वैल्यू रिजर्व कह दीजिए क्योंकि OCI है। फेयर वैल्यू रिजर्व है और ये फेयर वैल्यू गेन है। आपकी लायबिलिटी कहाँ खड़ी थी? कहाँ जाके गिर गई? वैल्यू क्या हुई? वैल्यू डाउन हो, लायबिलिटी डाउन हो। गुड न्यूज़, बैड न्यूज़? गुड न्यूज़, लायबिलिटी डेबिट हो रही है, गेन्स क्रेडिट हो रहे हैं। ये क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स की वजह से है। ये किसकी वजह से है? इंटरनल फैक्टर। इसलिए कहाँ जा रहा है? OCI में। और जो बैलेंसिंग हुआ करेगा वो किस रीज़न की वजह से हुआ करेगा? एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। वो कहाँ जाएगा? वो PNL में जाएगा। अभी ऐसे ही लग रहा है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं कि इंटरनल फैक्टर की वजह से कुछ और रिजल्ट आ रहा हो और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से और रिजल्ट आ रहा हो।
लेकिन ये बात की कहानी है। टोटल कर दीजिए, ये 2 लाख बन गया, ये भी टोटल कर दीजिए, कितना बना? 2 लाख। साल के आखिरी दिन इंटरेस्ट जाएगा, जाके देखें कूपन रेट क्या है और किस पे लगेगा? फेस वैल्यू पे। 2 लाख का 10% 20,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। जो गया वही खर्चा, और वो 2 लाख का कितने परसेंट गया? 10% गया, 20,000। अब साल का आखिरी दिन आ गया, आ जाए जी। 31/12/19 को फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या हो रही है? डाउन होकर डेबिट होगी। एक गया फेयर वैल्यू रिजर्व में, और ये कहाँ जाएगा? OCI में। और दूसरा गया फेयर वैल्यू गेन में, ये कहाँ जाएगा? PNL में। OCI में कितना गया? 150। ओ नहीं, OCI में 40 गया, और PNL में 1,10,000 गया। वैल्यू गिरी है 1,50,000 से। ओके हो गया। और अगर इनमें से कोई डेबिट हो रहा होता वो इधर आ रहा होता। अब 31/12/20 बोले, आप बना दीजिए मुझे प्लीज़। अगला साल कंप्लीट करने जल्दी से, शाबाश। बाकी क्लासेस में बच्चे थे सुबह? कम ही था, ना होने के बराबर। और बच्चों को ऑप्शन मिल गया है ना। 1/1/20 क्या आया? बैलेंस BD। कितना आया बैलेंस BD? 50,000। कितना आया? 50,000। अब 31/12/20 को सबसे पहले इंटरेस्ट पे कीजिए, जो गया वही खर्चा। 31/12/20 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 2 लाख का 10%, 20,000। इसके बाद 31/12/20 को आ जाए बैलेंस CD 1,16,000। अब यहाँ से नहीं कुछ डिसाइड करना, सबसे पहले इधर आना है। फेयर वैल्यू कितनी है? 1,16,000। लॉस हुआ ओन क्रेडिट रिस्क की वजह से। ओन क्रेडिट रिस्क की वजह से लॉस होगा तो कहाँ जाएगा? OCI में। फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट हो जाएगा। फेयर वैल्यू रिजर्व क्या हो जाएगा? बोले डेबिट हो जाएगा। यहाँ ले आए 31/12/20 फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट हो जाएगा और कहाँ जाएगा? OCI में। और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी कितने से? 84,000। अब देख लें बैलेंसिंग फिगर किधर आनी है जी? इधर ही आनी है, चेक कर लीजिए। चेक कर लीजिए भाई।
बुक में कंपोजिंग एरर है, आप कंपोजिंग एरर से धोखा खा रहे हैं। ये कितना बना? 1,34,000। ये कितना बना? 1,00,000। तो फिर दूसरी तरफ भी कितना चाहिए? 1,34,000। कितना इधर हुआ? 18,000 का क्या आ गया? गेन। इस गेन को क्या कहें? फेयर वैल्यू गेन। और ये कहाँ जाएगा? बोले पीएनएल में। क्यों पीएनएल में जाएगा? क्योंकि ये इंटरनल नहीं बल्कि, बोले ये इंटरनल नहीं बल्कि एक्सटर्नल है। काइंडली ज़रा बुक में कंपोजिंग एरर ठीक कर लीजिएगा। वर्किंग वन में फाइनेंशियल लायबिलिटी 31/12/20 क्रेडिट साइड पे जो फेयर वैल्यू लॉस 18,000 लिखा हुआ है उसे क्रॉस कर दीजिए। जो फेयर वैल्यू लॉस 18,000 लिखा हुआ है उसे क्रॉस कर दीजिए। अब देखें, हमारे इंटरनल फैक्टर्स की वजह से लॉस हो रहा है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हमें गेन हो रहा है। ठीक है, अब आ जाए 31/12/20 पर। पहले गेन लॉस लिखते हैं। गेन कितना हो रहा है? फेयर वैल्यू गेन कहाँ जाएगा? पीएनएल में। कितना है? 18,000। लॉस भी हो रहा है। फेयर वैल्यू रिजर्व ये कहाँ जा रहा है? OCI में। कितना है? 84,000। इसका मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है। फाइनेंशियल लायबिलिटी नेट बेसिस पर क्रेडिट हो रही है। कितने से? 66,000 से। लो बेटा, ये वो एंट्री है जो पेपर में आ सकती है, ध्यान से लिख लीजिए। शाबाश। तो ये नहीं ध्यान में रखना कि दोनों फैक्टर की वजह से लॉस होगा या दोनों फैक्टर्स की वजह से गेन होगा। हो सकता है एक लॉस की तरफ लेके जा रहा हो और एक गेन की तरफ लेकर जा रहा हो। वो हमें क्वेश्चन में क्या बताएगा? वो हमारी ओन क्रेडिट रिस्क की वजह से गेन लॉस बताएगा। जो बाकी गेन लॉस होगा वो बैलेंसिंग फिगर होगी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। अगर उसने एक्सटर्नल बता दिया तो बैलेंसिंग फिगर इंटरनल की वजह से होगी। क्लियर भाई? जी, कोई एक ज़ीरो हो जाए और दूसरे की कोई वैल्यू आ रही हो, ऑल पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। अब बेटा, क्योंकि रमज़ान है, आखिरी रोज़े चल रहे हैं, आप लोग माशाल्लाह अपने घरों में अपनी वालदा के सरे साया बैठे हुए हैं, शाम की इफ्तारी की तैयारी हो रही होगी। हर कोई अम्मा को कह रहा होगा, अम्मा मैं इतने अरसों के बाद आया हूँ, मैं इतने अरसों के बाद आई हूँ, मेरी पसंद की चीज़ बननी चाहिए। और आज की जनरेशन की पसंद की चीज़ क्या है? एक हमारा चिकन। उसी को हम हर तरीके से रोल लेते हैं। तो भी मैंने सोचा चलो मौका अच्छा है, एक ले लेते हैं कंपनी चिकन बोटी कंपनी, और एक मैंने ली है मलाई बोटी कंपनी। ठीक है, तो दो कंपनीज हैं, एक का नाम है चिकन बोटी कंपनी, दूसरा का नाम है मलाई बोटी कंपनी। ध्यान से क्वेश्चन को करें, हम इससे अपने पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। जी बच्चों, 1/1/18 को चिकन बोटी कंपनी इशूड 10,000 डिवेंचर ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर ईच। CBC ने डिवेंचर इशू की है। ठीक है, 10 रुपये उनकी पार वैल्यू थी एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 ईच। इसका मतलब 12 रुपये का इशू किया और फेस वैल्यू 10 रुपये थी। प्रीमियम हमेशा ऐड करते हैं। ये आवाज़ किस चीज़ की है? नहीं, खैर नहीं ना, चीज़ को सही करवाए ना। कैमरा मैन आप हैं, ये भी मैं ही आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं चल रहा है तो चलने दो जब तक नहीं बोल रहे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इशुएंस ऑफ डिवेंचर वाज ₹1 पर डिवेंचर। कितने डिवेंचर इशू किए? 10,000। तो एक के साथ ट्रांजैक्शन कितनी बनी? ₹1। दो 10,000 के साथ 10,000 बन गई। अब अगर ये हुआ थ्रू OCI, क्या है? इशू फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल लायबिलिटी,
फाइनेंशियल लायबिलिटी है। फाइनेंशियल लायबिलिटी के कितने मॉडल हैं? 2 मॉडल हैं, एक अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल और एक P&L मॉडल है। अगर अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में हुआ तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट जी फाइनेंशियल लायबिलिटी में से लेस कर देंगे, लोन प्रोसीड्स में से लेस कर देंगे, और अगर हुई ये P&L मॉडल तो फिर एक्सपेंस आउट कर देंगे। ठीक है, अब चलें ज़रा नीचे देखें चिकन बोटी क्या डिसाइड कर रही है। ये डिबेंचर्स आर सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट बाय CBC मॉडल। तो CBC अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल कर रही है, अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल कर रही है तो वो इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को लोन प्रोसीड्स में से क्या कर रही होगी? माइनस कर रही होगी। आ जाए भाई, CBC के लिए वर्किंग करते हैं। नंबर 1 बताएं जी, फेस वैल्यू कितनी है? 10,000 ज़रा 10 क्या मैं 2 12 ये आ गया, प्लस 10,000 ज़रा 2 ये आ गया। अब ये माइनस करेगा क्या? ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी? 10,000 ज़रा 1 प्रीमियम ऐड करेगा और ट्रांजैक्शन कॉस्ट लोन प्रोसीड्स में से माइनस करेगा, क्या बचा? 1,10,000 सिखा चुका हूँ पहले। अब कब इशू किया? 1/1/18 को। एंट्री बताएं। बैंक डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट कितने से? 1,10,000 से, 1,10,000 से। आगे आ जाए, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज बनानी है दोनों की बुक्स में सिर्फ 18 की, और CBC ने कौन सा मॉडल लगाया? अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल। अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल लगाया तो जो ये खर्चा करेगा वो इफेक्टिव रेट पर करेगा और जो पेमेंट करेगा वो कूपन रेट पर करेगा। शेड्यूल बनाने की ज़रूरत क्यों नहीं है? 1 साल। वेल डन बोले, 1 साल, शाबाश। आइन जी, कूपन रेट कितना है? 15% पर एनम, इसलिए कल की तरह डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। पेबल एनुअली ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर एंड डिबेंचर्स विल बी रिडीम। रिडीम्ड की तो कहानी दूर की है भाई, अभी हमारे पास ये टाइम नहीं कि हम इसको रिडीम कर सकें। आगे चलें, इफेक्टिव रेट गिवन है कहीं? आ जाएं जी, 1/1/18 को अप्रॉक्सीमेट इफेक्टिव रेट्स वर 10.352 CBC का और 13% MCB का। हमें किसका चाहिए अभी? CBC का। आएं जी, 31/12/18 को खर्चा रिकॉर्ड करूंगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करूंगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट करूंगा। किस रेट पर? इफेक्टिव रेट पर। किस रेट पर? इफेक्टिव रेट पर। इफेक्टिव रेट किस पर अप्लाई होगा? 1,10,000 पर। कितने परसेंट? 10.352%। जैसे भोले ने बता दिया है कि सर अंसारी जी टेबल आप इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि 1 साल पूछा है, 1 साल के लिए टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। बोलें जी। 11,387। ये क्या है? खर्चा। भाई ये क्या है? खर्चा। अब खर्चे के साथ कुछ जाएगा, क्या जाएगा? इंटरेस्ट का कूपन रेट जाएगा, और कूपन रेट हमेशा लगता है फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितनी है? 1 लाख। 1 लाख पे लगा दें कूपन रेट, कितने परसेंट है? कितना बना? 15,000। एंट्री क्या पास होगी? फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 15,000 से। मुझे लगता है लोग ना कराची वालों के साथ ईद सही मनाना नहीं चाह रहे, इसलिए उनकी हरकतें ऐसी हैं कि कभी माइक ख़राब है, कभी कुछ ख़राब है। तो उधर से कराची वाले इन्हें पकड़ेंगे, इधर से मैं पकड़ूंगा, तो इनमें बचेगा क्या? पोले पोले से तो हैं ये क्या है? खर्चा, और ये क्या है? गया। साल की रिकॉर्डिंग कर ली, रीपेमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड की? क्योंकि वो तो जब रिडीम होते हैं जब की बात होती है, और अभी हमने सिर्फ पहले साल की बात की है भाई। ओके हो गया भाई? इंसान भाई इंसान, रिकॉर्डिंग चल रही है। आगे आ जाओ। अब कौन है?
मलाई बोटी है। अब मलाई बोटी है और हमने एक ऑफिसर की क्या बना देनी है, मलाई बोटी। मोटू ठीक हो जा, ठीक हो जा, तेरी मेहरबानी, ठीक हो जा। इससे पहले कि तेरी मैं मलाई बोटी चिकन बोटी बनवाऊँ ना, तू ठीक हो जा। अब क्या हुआ जी, सुनिए। मलाई बोटी कंपनी MBS परचेज 1000 ऑफ दीज डिबेंचर्स। किसी दूसरी कंपनी ने चिकन बोटी कंपनी के इशू डिबेंचर में से 1000 खरीद लिए। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात की। कब खरीदे जी, 1/1/18 को खरीदे जी। अच्छा जी, ऑन 1/1/18 द अप्रॉक्सीमेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मलाई बोटी का 13% है। परचेज प्राइस MCB की 11 पर डिबेंचर है। इसका मतलब 1 रुपया प्रीमियम पे ख़रीदा है, 1 रुपया। और इसकी कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्वेश्चन में उसने नहीं बताई, तो हम इग्नोर कर देंगे। 31/12/18 को डिबेंचर हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 180 पर डिबेंचर। ये फेयर वैल्यू हो गई। और वो कह रहे हैं कि MCB ने किस पे यूज़ करना है, फेयर वैल्यू PNL पे। अब आ जाए इसकी जनरल एंट्रीज पास करने चलते हैं। इसकी जब जनरल एंट्रीज पास करूंगा, सबसे पहले ये ख़रीदेगा, और ख़रीदेगा किस पर, अपनी प्राइस पर। और इसकी प्राइस होगी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। आए वर्किंग नंबर 2 पर जी भाई। 1000 शेयर ख़रीदे हैं और कितने पे ख़रीदे हैं, कितना बना, 11000। इसे तोड़ के करना चाहूँ तो 1000 ज़रब 10 होगा, और फिर 1 रुपए की प्रीमियम दी है तो 1000 ज़रब 1 होगा। इस तरह भी कितना आएगा, 11000। ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। अगर होती तो भोले क्या करते, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करते। भोला एक्टिव बैठा हुआ है माशाल्लाह। 1/1/18। अब इसका एसेट है या लायबिलिटी भोले, इसने खरीदा है, एसेट है। एसेट है तो क्या कहेगा, डेट इन्वेस्टमेंट डेबिट, और बैंक को कर देगा क्रेडिट। कितने से, 11000 से। कितने से, 11000 से। हो गया। फिर कौन आएगा, 31/12/18 आएगा। आएगा, जो आया वो ही कमाया, जो आया। और जो आएगा उसके लिए बैंक होगा डेबिट, और इन्वेस्टमेंट इनकम होगी, बोलो, क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट इनकम कह दें या इंटरेस्ट इनकम कह देते हैं, इंटरेस्ट इनकम। अब बताएं जी, कूपन रेट कितना है, 15%। आ जाए भाई। और पार वैल्यू कितनी है, 10,000। 10,000 का 15% लगा दे जी, कितना आया जी, 1500। ओके हो गया भाई, यहाँ तक कोई टेंशन। कहीं इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की क्रेडिट रेटिंग का कोई इफेक्ट दिया होता तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करते। अब सिंपल खेल है, फेयर वैल्यू से कंपेयर करूंगा, कितनी है इसकी, 180 पर डिबेंचर, और खड़ा हुआ कितने पे है, 11000 पे। तो 31/12/18 को 11 रुपए वाली चीज़ 180 पे चली गई। गेन हुआ, लॉस हुआ भाई, गेन हुआ, लॉस हुआ, गेन हो गया। गेन हुआ तो डेट इन्वेस्टमेंट ऊपर चली जाएगी, डेट इन्वेस्टमेंट ऊपर चली जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और फेयर वैल्यू गेन कहाँ चला जाएगा, PNL में क्रेडिट हो जाएगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, बोर्ड पे देखें। फिर आवाज़ आ रही है, 1,80,000 माइनस कितना करूं, 11,000। कितना बना, 169,000। 169,000। ये 169,000 क्या है, गेन है। एंट्री क्या बनी, डेट इन्वेस्टमेंट डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, 1,69,000। ओके है भाई। अब टेस्ट में मैं ऐसे ही करूँगा, एक तरफ डेट इन्वेस्टमेंट ले आऊँगा, एक तरफ फाइनेंशियल लायबिलिटी ले आऊँगा,
और तीनों के अलग-अलग मेथड होंगे और इनकी आपस में रेसलिंग करवाऊंगा फ्री स्टाइल। तो फ्री स्टाइल रेसलिंग के लिए भोले हमें क्या होना पड़ेगा? फिट होना पड़ेगा। अगर हम ही फिट ना हुए तो रेसलिंग में अंपायर भी हमें मारेगा, और अगर हम फिट हुए तो हम जॉन सीना को मार रहे होंगे। ठीक है, चलो मेरे बच्चों आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट्स तो सारे कवर हो गए, अब पास पेपर की तरफ चलते हैं। ये आपको बाद में करवाऊंगा, अभी स्प्रिंग 23 का छोड़ा हुआ है हमने क्वेश्चन। ये करवा दिया था? नहीं करवाया था? पक्की बात? चलें आज ये कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, अभी ये भी देखेंगे। रबी करवा दिया था? ठीक है। ये जन्नत लिमिटेड करवा दिया था? कहाँ करवा दिया था यार? अब करना है भोले, क्या करते हो यार? चलो भोले ट्राई करो। आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है। आई कैप की बुक में एग्जाम्पल 20 थी, ऑटम 20 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 1 था, 7 मार्क्स थे। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं पास पेपर की। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेएल एंड केएल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। यकम जनवरी 19 को जन्नत लिमिटेड, अब ये पहले तो जन्नत जो है वो अम्मा के कदम हुआ करते थे, जब से के अंदाज बदले हैं अब जन्नत जो है इसके खालियों के जो घर वाले हैं उनके पैरों के नीचे है। सुन रहा होगा मेरी बातें। तो ये अहमद साहब की जो जन्नत लिमिटेड है ना, इन्होंने इशू किए हैं 1.6 मिलियन डिवेंचर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 ईच। तो फिर जन्नत लिमिटेड के लिए ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन गई, क्योंकि उसने डिवेंचर इशू किए हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इशुएंस ऑफ दीज डिवेंचर वाज 5.5 पर शेयर। अब अगर ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है और ओसीआई मॉडल है तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी, और अगर ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो ये एक्सपेंस आउट हो जाएगी। ठीक है भाई, ये लिखा हुआ है डिवेंचर्स आर सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट बाय जेएल। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करेगा। एंड फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट ऑन लॉस बाय केएल। अभी केएल को आगे देखते हैं। कूपन रेट 16% है, इस पर इसे ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा एनुअली ऑन 31 दिसंबर। खुशी लिमिटेड, लाजमी बात है जब अहमद भाई को जन्नत मिल जाएगी खालू के घर वालों की शक्ल में तो फिर इनकी खुशी होगी। ठीक है, और उस खुशी में मेरे दोस्तों खुशी लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 0.32 मिलियन ऑफ दीज डिवेंचर हैं। कितने? 1. अब कुछ जो ज़्यादा रोज़े की हालत में है वो कहेंगे ये 1.6 यानी 16 है, ये 32 है। ले अंसारी 16 में से 32 कैसे निकल सकते हैं? तो भाई जिसका भी बगैर सहरी का रोज़ा है, किसी का भी बीपी लो हुआ है, वो पढ़ ले ये 0.32 है। तो 0.32 मिलियन ऑफ दीज डिवेंचर ऑन यकम जनवरी 19। तो केएल के लिए ये डेट इन्वेस्टमेंट हो गई। यकम जनवरी को इफेक्टिव रेट दोनों का दिया हुआ है। पाकिस्तानी मार्केट में ये कोटेड है 112 पे। उसकी रीज़न ये है क्योंकि खुशी लिमिटेड ने इसको पीएनएल थ्रू फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल रिकॉर्ड किया, इसलिए उसे फेयर वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। जनरल एंट्रीज पर चलते हैं। पहले जन्नत लिमिटेड जेएल बना लेते हैं, फिर केएल बना लेते हैं। आइन जी, जेएल ने इशू किया, इधर आ जाए जी। जेएल डेट आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गया, डेबिट आ गया और फिर क्रेडिट आ गया जी। इशू किए हैं, कब इशू किए? 1/1/19 को। तो बैंक डेबिट कर देगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट कर देगा। जी, कितने शेयर्स डिवेंचर इशू किए? 1.6 मिलियन। अब इधर वर्किंग पे आ जाते हैं। 1.6 मिलियन थे, पार वैल्यू कितनी थी? 100। तो पार वैल्यू कितनी बनी? 160। प्रीमियम पे इशू किया यस सर। तो वो पैसे भी आए होंगे, कितने %? 10%। 10%। चाहे इस 160 का 10 ले लें, चाहे अलहदा कैलकुलेट कर लें, आंसर ने सेम आना है।
10% ऑफ 160, 16 हो गया, 176 हो गया। ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो नहीं है, सर है है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इसमें ऐड हो जाएगी। कितनी है? सॉरी, फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो क्या हो जाएगी? सेल प्रोसीड्स में से ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस हो जाएगी। इस पे फोकस रखिएगा, अक्सर स्लिप ऑफ टंग में हम ऐड ही बोल जाते हैं, पेपर में गलती ना हो। कितनी की है इसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट? 5.5 पर डिबेंचर। डिबेंचर कितने हैं? 1.6 है। 1.6 इंटू 5.5 कर दें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई कितनी है? 8.8 है, माइनस कर दें 167.2 मिलियन। कितना आया? 167.2 मिलियन। एंट्री का पास हुई बैंक डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट 167.2 मिलियन से। ओके हो गया। अब 31/12/19 को ये कौन सा मॉडल कर रहा है भाई? अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल है। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मॉडल। शेड्यूल बनना था, एक साल लेकिन 1 साल है, ये नहीं कहना है, ये कहना है शेड्यूल बनना था 1 साल है, इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं। अब 31/12/19 को जो खर्चा है वो रिकॉर्ड करना है। खर्चा कूपन रेट पे होता है, तो ये अगर वर्किंग नंबर 1 है तो वर्किंग 2 पे आ जाए। जी भाई, क्या फेस वैल्यू है? 160। कूपन रेट बताएं? 16%। 9.6 हुआ? नहीं, बोले खर्चा फैक्टिव, ये फैक्टिव रेट ही बताया, ये फैक्टिव रेट नहीं है भाई। इफेक्टिव रेट बताएं, खर्चा इफेक्टिव रेट पर और जो जाएगा वो कूपन रेट पर। इफेक्टिव रेट बताएं? 167.2। भाई ध्यान से, स्लिप ऑफ टंग हुई है, ध्यान से भाई। कूपन रेट पर इंटरेस्ट जाएगा, इफेक्टिव रेट पर खर्चा होगा। इफेक्टिव रेट बैलेंस पर लगता है और कूपन रेट फेस वैल्यू पर लगता है। ठीक है भाई। 167.2 का कितने परसेंट है? इफेक्टिव रेट बताना है और बताना भी जीएल का है। कितना है? 15%। कितना बना? 25.08। ये खर्चा है। एंट्री बोल दें? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। कितने से? 25.08 से। 25.08 से। फिर 31/12/19 को जब हम पेमेंट करेंगे वो कूपन रेट पर होगी और उसकी एंट्री क्या होगी? फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। फेस वैल्यू पर कूपन रेट अप्लाई करेंगे। क्या बोला? फेस वैल्यू पर कूपन रेट अप्लाई करेंगे। फेस वैल्यू कितनी है और कूपन रेट 16%। बोलें 25.6। ये गया, ये 25.6 क्या है? ये गया है, क्योंकि रिडीम होना है कुछ सालों के बाद, इसलिए रिडेम्पशन वैल्यू की एंट्री पास नहीं करेंगे। इशू करने की एंट्री होगी लेकिन रिडेम्पशन की एंट्री नहीं होगी। अब ज़रा खुशी लिमिटेड कर दीजिए, खुशी लिमिटेड कर दीजिए। खुशी लिमिटेड को केएल कह दो, केएल लिमिटेड। इसने ख़रीदा है भाई, इसने ख़रीदा है और इसने कौन सा मॉडल लगाया? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। ये डेबिट है, डिस्क्रिप्शन, डेट, अब डेबिट और फिर क्रेडिट। ओके, खरीदेगा भाई, खरीदेगा। इसकी कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है? अगर होती तो
एक्सपेंस आउट करते, ऐड ना करते, क्योंकि पीएनएल मॉडल लगा रहा है और पीएनएल मॉडल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज, और अगर खरीदने में ये ओसीआई मॉडल लगाएगा तो फिर कैपिटलाइज होगी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, अब आए, कितने खरीदे इसने? 0.32 मिलियन। कितने पर खरीदे? 100 फेस पे। जी भाई, कितने पे खरीदे? यहाँ कुछ नहीं बताया, यहाँ सिर्फ खरीदना बताया है। जब साइलेंट होगा तो किस पे खरीदा? पार वैल्यू पे। किस पे खरीदा? तो लिखने, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, परचेजेस और इशू विल ऑलवेज बी ऑन पार वैल्यू। But here we have to keep in mind, ध्यान से सुनिए मेरी बात, but here we have to keep in mind, भोला पहुंच गया हुआ है। ये देखें, उसने इशू किया प्रीमियम पर, इसने खरीदा प्रीमियम पर, उसने बेचा डिस्काउंट पर, इसने खरीदा डिस्काउंट पर। तो जहन में ये रखना है, अगर क्वेश्चन में एक ही आइटम है, एक उसका सेलर है, एक उसका बायर है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं हैं, ये दोनों आपस में डिपेंडेंट हैं। याद है की बात? लिखें, उर्दू में लिख लें। जेएल ने इशू किया, केएल ने बाय किया। जेएल ने इशू किया, केएल ने बाय किया। अब क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, अब क्वेश्चन साइलेंट नहीं है। क्या कहा? अब क्वेश्चन साइलेंट नहीं है। पहले जो रूल रखा वो इंडिपेंडेंट सिनेरियो का है। पहले जो रूल रखा वो किसका है? इंडिपेंडेंट सिनेरियो का है। मतलब अगर यहां यही लाइन ऐसे ही लिखी होती, समझो, ये लाइन ऐसे ही लिखी होती और केएल जो है वो ये वाला ना खरीद रहा होता, कोई खरीद रहा होता तो वो किस पे खरीदता? पार पे खरीदता। अब यहां ये नहीं कह सकते वो पार पे खरीद रहा है। भाई वो पार पे खरीद रहा है तो ये प्रीमियम कौन दे रहा है? ये प्रीमियम केएल दे रहा है। ये ट्रिकी पॉइंट एग्जाम में अक्सर खेलता है। हम आपको दो अजम्पशन नहीं लिखवाते, एक लिखवाते हैं। क्वेश्चन साइलेंट हो तो पार पर इशू, पार पर परचेज। ये कब है? जब ये लाइन नहीं है। जब ये लाइन नहीं होती तो आप कहते हैं इसने पार पे खरीदे। अब ये नहीं कह सकता यार साइलेंट है पार पे खरीदे। भाई साइलेंट नहीं है, उसने प्रीमियम पर इशू किया तो इसने प्रीमियम पर खरीदा है। गलती तो नहीं होगी? चलो अब लगाओ प्रीमियम और बताओ कितने का खरीदा। आओ भाई बच्चों, अब केएल के लिए आ जाएं। केएल ने खरीदे हैं एसेट, ठीक है, और रूल लिख लिया आपने सारा। अब आ जाए, कब खरीदा? 1/1/19 को। 1/1/19 को खरीद लिया। 1/1/19 को खरीदा तो क्या करेगा? डेट इन्वेस्टमेंट डेबिट, डेट इन्वेस्टमेंट डेबिट, और बैंक हो गया मेरा क्रेडिट। खरीदा पार पे या प्रीमियम पर? दोनों मिलाकर, पार प्लस। क्यों? क्योंकि हमारी अजम्पशन जब होती, जब ये साइलेंट होता, ये साइलेंट नहीं है, ये जन्नत के साथ जुड़ा हुआ है। ये अहमद को खुशी मिली जन्नत के थ्रू। अहमद तुझे खुशी मिली है जन्नत के थ्रू। तो अभी खुशी और जन्नत दोनों क्या है? इंटरलिंक्ड हैं। आओ जी, अहमद मियाँ ने कितने के खरीदे? 0.32। अब ये पार वैल्यू है,
अब इस पे क्या लगानी है, प्रीमियम कितने % है, देखें क्वेश्चन में फेस वैल्यू देखें ज़रा कितनी है जी, 100 है। 0.32 मिलियन डिबेंचर्स हैं। अब आ जाए, 100 भी देगा, 10 भी देगा। अब बोलो 35.2 मिलियन ये अहमद को खर्चा पड़ा है डेट इन्वेस्टमेंट का, खुशी लिमिटेड को। कितना हो गया, 35.2। इसने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया, फेयर वैल्यू थ्रू। अब जो आया वो ही कमाया। एंट्री पास करेगा बैंक डेबिट इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट कर ले, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 31 12 19। अब फिर बच्चा कंफ्यूज होगा, यार अंसारी अजीब तुम 2 नंबरी करने में लगे हुए हो। भाई अब क्या हो गया, यहां उसने प्रीमियम पर इशू किया तो तुमने कहा प्रीमियम पे खरीदा। यहां अंसारी यार अल्लाह के बंदे वो इफेक्टिव रेट पर खर्चा कर रहा है, यहां तुम कह रहे हो जो आया वही कमाया। ये क्या 2 नंबरी है। ओ भाई ये OCI मॉडल है। ये क्या है, पहले खर्चा फिर गया। ये PNL मॉडल है, जो आया वही कमाया। R2 की यही खूबसूरती है, यही बदसूरती है। रूल्स बहुत ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप मेरे साथ रूल्स पे चलते रहेंगे, इंशाल्लाह सकून.com में रहेंगे अल्लाह ने चाह तो जी। अब आए जी, पार वैल्यू कितनी है, 0.32 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना बना, 32। इस पर कंपाउंड रेट लगाएं, 16% कितना बना, 5.12। ये 5.12 क्या है, आया, जो आया वही, तो कितने से एंट्री पास कर दूं, 5.12। ओके हो गया। अब आ गया साल का आखिरी दिन, खुशी लिमिटेड अहमद की बाइक पे जन्नत लिमिटेड को पीछे बिठाकर या अहमद की बड़ी सी कार पर फ्रंट सीट पे जन्नत लिमिटेड होंगे और पीछे सारे खुशी लिमिटेड होंगे, तो कहाँ आ जाएंगे 31 12 19 को, और जाकर देखेंगे डिवेंचर की फेयर वैल्यू कितनी है। देखें जी फेयर वैल्यू, अदब से ज़रा अदब से, अदब का आला मुकाम आया है, अहमद अपने बच्चों समेत आया है। अदब का आला मुकाम आया है, अहमद अपने बच्चों समेत आया है। आ जाओ। हाँ भाई अहमद याद आ रहा है तो इसलिए तुझे मैं छेड़ रहा हूँ। डिबेंचर की वैल्यू कितनी है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में, कितने पे कोट हो रहा है, 112 पे, 112 पे कोड हो रहा है। इसके पास कितने शेयर्स हैं अहमद के पास, ये वर्किंग नंबर 1 कर दो, ये वर्किंग नंबर 2 कर दो, ये वर्किंग नंबर 3 कर दो, 0.32 और ये कितने का, 112 का कितना बना, 35.84। खरीदा कितने का था, 35.2। जी भाई 0.64 का गेन है। PNL मॉडल है तो गेन कहाँ जाएगा, GP में ऐड होगा, GP में ऐड होगा। आ जाए भाई, गेन आया है तो फेयर वैल्यू गेन क्या कर दूं, क्रेडिट कर दूं, और कहाँ भेज दूं इसे, PNL में, और डेट इन्वेस्टमेंट क्या कर दूं, डेबिट कर दूं। अब डायरेक्ट करें, बहुत लेजर बना के कर लिया, और रेफरेंस दे दें वर्किंग नंबर 3 का, इधर वर्किंग नंबर 2 का, और इधर वर्किंग नंबर 1 का। कितना बना, 0.64। लो बच्चों, ये थी ये 2 एंट्रीज दोनों की बुक्स में, JL की बुक में भी और KL की बुक में भी। अब आगे चलते हैं, मजीद अपने पास पेपर्स को आगे बढ़ाते हैं। ये करवाया था जिप्सम लिमिटेड, नहीं करवाया था, करें जी भाई। 1 जुलाई 18 जिप्सम लिमिटेड परचेज्ड 5000 डिवेंचर्स इशूड बाय आयरन लिमिटेड एट पार वैल्यू ऑफ 100
ईच, ठीक है। 5000 डिबेंचर खरीदे, पार वैल्यू 100 है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्विजिशन से रिलेटेड है 24,000। कूपन रेट 11% है क्योंकि परचेज किए हैं, इसका मतलब इस पर आएगा, ठीक है। एनुअली ऑन 30 जून और 1 जुलाई को मैं बाई कर रहा हूँ। 1 जुलाई 18 को जिस दिन ख़रीदा, इफेक्टिव रेट जो वर्कआउट हुआ वो 9.5% पर एनम है, वेयर एज द मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन सिमिलर डिवेंचर वाज 11%। याद देखिएगा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल जो है वो हमारे इफेक्टिव रेट पर बनेगा, मार्केट रेट का उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। 30 जून 19, एक साल गुजरने के बाद डिवेंचर वर कोटेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एट 96 ईच, तो ये उसकी फेयर वैल्यू है। परचेज किया हुआ है, डेट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया है। डेट इन्वेस्टमेंट के लिए कितने मॉडल थे? 3। अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल था और फेयर वैल्यू थ्रू OCI, ठीक। कह रहा जनरल एंट्रीज बता दो 30 जून 19 की। इफ द इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर इज सब्सिक्वेंटली मेजर एट अमोर्टाइज कॉस्ट फेयर वैल्यू थ्रू PNL। 3 और 3 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है 19 की अटैम्प्ट में। आए जनरल एंट्रीज पे चलते हैं। सबसे पहले अमोर्टाइज कॉस्ट पे करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? जिप्सम लिमिटेड। पहले अमोर्टाइज कॉस्ट कर ले। कब बाई किया इसने? 1/7/18। डेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? डेबिट हो गई। और बैंक क्या हो गया? क्रेडिट। इसने परचेज किया और OCI के थ्रू लेके जा रहा हूं अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में। इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड होगी, कैपिटलाइज होगी। कितने का खरीदा? कितने शेयर्स खरीदे? पार वैल्यू 100 और बाद में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना बन गया? 5,24,000। एंट्री बोले ओके हो गया। अब 31/12/18 को ये कमाएगा और कमाएगा किस पे? इफेक्टिव रेट पर। और किस बैलेंस पर लगेगा? 5,24,000 पे। कमाने की एंट्री बोले डेट इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो जाएगा। 5,24,000 का कितने परसेंट? 9.55 सिर्फ एक 5 है। 9.5% कितना बना? 49780। 49780 ओके हो गया। फिर 31/12 30/6/19 था। 30/6/19 फिर 30/6/19 को आएगा। 30/6/19 को आएगा। आने की एंट्री बोले बैंक डेबिट डेट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। फेस वैल्यू पे फेस वैल्यू कितनी है? 5 लाख। कितने परसेंट? 11%। कितना बना? 55,000 ओके हो गया। और कोई एंट्री नहीं आनी क्योंकि रिडीम जब होगा उस वक्त रिडेम्पशन वैल्यू आएगी, क्योंकि हम अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं। यही जिप्सम लिमिटेड अगर अपनी इस ट्रांजैक्शन को, अपनी इस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू मॉडल थ्रू PNL पे लेकर जाए तो सबसे पहले ख़रीदेगा 1/7/18 को। ख़रीदने की एंट्री। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगी? एक्सपेंस आउट होगी। अब ये कहेगा डेट इन्वेस्टमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितने से? 5 लाख से। आओ जी, अब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट कर ली। अब 1/7/18 को ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर की। 1/7/18 को ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री बोले ट्रांजैक्शन एक्सपेंस डेबिट हो गया और बैंक क्या हो गया?
क्रेडिट हो गया। कितने से जी? 24,000 से। ये एंट्री पास कर दें। अब साल के आखिरी दिन जो आएगा वही कमाया, जो आया वही 30/6/19। बैंक क्या हुआ? डेबिट हुआ। इंटरेस्ट इनकम क्या हुई? क्रेडिट हुई। कमाया किस पे है? पार वैल्यू पे। पार वैल्यू कितनी है? इस पे कूपन रेट आया। कूपन रेट कितना है? कितना बना? तो ये आया, और जो आया वो ही कमाया, जो आया वो ही कमाया। अब आ जाओ जी 30/6/19। 30/6/19 को कंपेयर करूँगा अपनी बुक वैल्यू को फेयर वैल्यू के साथ। बुक वैल्यू कितने पे खड़ी हुई है? 5 लाख पे। आए जी, फेयर वैल्यू कहाँ चली गई? 96 ईच। और डिबेंचर कितने हैं? 5,000। 5,000 को 96 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5,000 ज़रब 96 कितना बना? 480,000। दूसरी तरफ कितना है? 5 लाख। डाउन हुआ अप हुआ? डाउन हुआ। डाउन हुआ तो लॉस हुआ। क्या कहूँ? फेयर वैल्यू लॉस। कहाँ जा रहा है? पीएनएल में। और क्रेडिट किसे करूँ? डेट इन्वेस्टमेंट को। कितने से? 20,000 से। लो बच्चों, और तो नहीं कोई एंट्री बाकी? चलो बच्चों, लो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।